स्वागत है बच्चों आपका लास्ट पार्ट में वेक्टर एनालिसिस के। और मैं आपको समझा रहा था कि फ़िज़िक्स में यूज़ होने वाली वेक्टर एनालिसिस को मैं आपको समझा रहा था कि फ़िज़िक्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं हम वेक्टर्स का। तो मैंने यहाँ तक आपको करा दिया था कल वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट तक, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की, और एक बच्चे ने भी मुझे एक चीज़ बताई थी, मैं उसको आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये ठीक कर लेना, यहाँ पे मैंने बोला तो सही था बट वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे ना वी कैन नॉट आएगा, तो मैंने बोला तो था नॉट वीडियो में, बट यहाँ लिखना रह गया मेरे से। तो वी कैन नॉट डिवाइड अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बाय वेक्टर। हम वेक्टर से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं दे सकते, ठीक है, ये इसमें बताया था। बाकी सब ठीक ही है ना। ये हो गया, ये कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। हाँ, और एक चीज़ और ये सेट कर लो, ये थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पे सही नहीं बैठ रही है, तो एंड द का कटा के विद कर लो बस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। तो यहाँ पर ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। तो ये तो खैर छोटा मोटा काम था, बट यहाँ पर एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि सर ये जो आपने लिया है, अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, बी क्रॉस ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाना चाहिए क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई है, वेक्टर की रिवर्स हो गई, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट मैंने माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैंने वो वेक्टर ही दूसरा ले लिया है, के ले लिया है, जबकि वो के की वैल्यू क्या है ना, वो माइनस एन कैप की डायरेक्शन में ही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ, चलो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये वाला दूसरा वेक्टर बनेगा, ठीक है, यहाँ से ये वाला भी एन कैप ही होगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसे एन कैप ही रहने दो, बट यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं, ठीक है। माइनस साइन केवल ये बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट हो गई है उस वेक्टर की, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ वेक्टर एन कैप, एन वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ तक कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था सब कुछ। बस अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। जैसे ऊपर बात करी थी हमने डॉट प्रोडक्ट में, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो आइए यहाँ देखते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा इसमें कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम जानते हैं टॉर्क, टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क जो होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो आर क्रॉस एफ के बराबर होती है। तो ये इसका फॉर्मूला है टॉर्क का फिज़िक्स में, ठीक है, जहाँ पर वेयर आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर जो होता है ना वो पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और फोर्स तो आप जानते ही हो, फोर्स वेक्टर है ये, ठीक है। अब फिजिक्स में ना दो तरीके के फॉर्मूले चलते हैं, एक वेक्टर फॉर्म वाले और एक विदाउट वेक्टर, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस आर क्रॉस ऑफ एफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टो वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन आ जाता है, और अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं हम तो वहाँ पर कॉस आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आइए कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब टॉर्क हो गया जैसे, और एक ले लेते हैं हम, आपने सुना होगा मैग्नेटिक फोर्स। आप 12th में पढ़ोगे, और जो बच्चे 12th में होंगे वो पढ़ रहे होंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो मैग्नेटिक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय V क्रॉस बी, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। और जैसा कि मैंने बताया, अगर हम V क्रॉस B को सॉल्व कर लें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जहाँ पर अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। वेयर F इज इक्वल टू फोर्स, Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन पार्टिकल,
ठीक है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हमने इसको बाहर रखा है चार्ज को। v है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि जब चार्ज मूव कर रहा होता है ना तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो ये v वेक्टर जो है ये आपका वेलोसिटी है उस चार्ज की। और b आप जानते हो b वेक्टर क्या होता है, ये है, क्यू पे क्यू लगा रहा हूँ वेक्टर, b है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। और देख लो, एक आध और देख लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और देखो जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, इसको हम एल से शो करते हैं, एल वेक्टर से। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ठीक है। और आप देखो हर फॉर्मूले में जो भी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम जिसके साथ, उसके साथ जो रिजल्टेंट आ रहा है उनका, जैसे आर क्रॉस एफ किया तो यहाँ पे रिजल्टेंट टाउ आया, तो टाउ भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रही है ना। तो क्रॉस में हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है, इसीलिए उसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। ये सब हम पिछली वीडियो में, पिछले पार्ट में समझ चुके हैं। अब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। जहाँ पे एल तो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये हो जाएगा वेयर आर इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर, पी वेक्टर जो है वो लीनियर मोमेंटम को शो कर रहा है, लीनियर मोमेंटम, और आपका एल एंगुलर मोमेंटम हो गया यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप जो है, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं फिजिक्स में, लेकिन ये कुछ थे फिजिकल सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बता दिए। और अब देख लेते हैं, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस को भी देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है, जैसे सपोज़ करो हमारे दो वेक्टर हैं, ये है हमारा ए वेक्टर और ये है लेट से हमारा बी वेक्टर। दो वेक्टर थे ये, और इनका हमें क्रॉस लेना है, तो इनका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, मतलब ज्योमेट्री में इनका क्या मतलब निकलेगा। मैथमेटिक्स की बात करें तो वहाँ पे इसका क्या मतलब निकलेगा कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है हमें, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करें, तो अगर मैं इससे इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये आ गया मेरा पैरेललोग्राम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू आर एस, ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या करा, इस पैरेललोग्राम का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड आउट करते हैं हम, इसका एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए मुझे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो मुझे बेस तो पता है, बेस है मेरा ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड है ए के बराबर, और ये मेरा बी वेक्टर है और जिसका मैग्नीट्यूड है बी के बराबर, ठीक है। तो ये मेरे दो वेक्टर हैं। अब मुझे हाइट और चाहिए इसके लिए, तो हाइट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक वर्टेक्स से, एस वर्टेक्स से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा यहाँ पे। अब मुझे ये हाइट को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाइट ही नहीं है मेरे पास, बाकी तो बेस तो है मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है। तो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए ये जो ट्राइंगल एक दिख रहा है मुझे, सपोज़ करो कि ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये कहीं पे, ये यहाँ पर सपोज़ करो टी पॉइंट पे इसने कट किया, ठीक है, पी ए लाइन को, सॉरी पी क्यू लाइन को, इसको ना यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इधर साइड लिख ही दिया है हमने, ठीक है। तो ये पी टी एस ट्राइंगल दिख रहा है, तो यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल पी टी एस। तो यहाँ पर हम इस हाइट को निकालने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ करो ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ दोनों वेक्टर के बीच में, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। मुझे एच चाहिए, तो एच किस में आएगा, वो आएगा साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस मेरा कितना है, वो है बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी के बराबर, तो एच अपॉन बी आ गया। तो यहाँ से मैं एच फाइंड आउट कर लेता हूँ हाइट, तो हाइट आ गई मेरी बी साइन थीटा,
ठीक है। अब मैं एरिया, अब मेरे पास हाइट आ चुकी है, बेस मुझे पता है, बेस है मेरा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है ए। तो अब मैं इस पैरेललोग्राम का एरिया लिखता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था भैया, एरिया ऊपर बताया था मैंने, बेस इंटू हाइट। तो अब ज़रा देखो, बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हो गया, यहाँ बेस कितना है, तो देखो बेस है मेरा ये पी क्यू, और पी क्यू बेस की जो वैल्यू है वो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए के बराबर। तो यहाँ पर मैं बेस की जगह ए लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट से, तो हाइट हमने अभी निकाली, यहाँ पर ये रही बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और अगर मैं साइन थीटा को हटाता हूँ यहाँ से, तो क्या मैं ए और बी के मैग्नीट्यूड को ये लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जी हाँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ इसे। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अगर मैं उनका क्या ले लेता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो मुझे किस चीज़ की जानकारी दे रहा होगा, वो मुझे पैरेललोग्राम का एरिया बता रहा होगा, अगर वो दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो, ठीक है। सिमिलरली अगर ये दोनों वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो क्या बताता, तो उसके लिए इसी डायग्राम में हम समझते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए मैं एस से क्यू को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एस से क्यू को कनेक्ट कर दिया, तो अभी भी ए वेक्टर वही है, पी क्यू मेरा ए वेक्टर है और पी एस मेरा बी वेक्टर है, ठीक है, जिनके मैग्नीट्यूड ए और बी है रिस्पेक्टिवली। तो अब एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला बड़ा वाला जो ड्रॉ हुआ है, इसका अगर मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूँ तो देखो वो कितना निकल के आता है यहाँ से। तो पहली चीज़ तो पता चल गई ना यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ इनके बारे में, क्या, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर and b vector are represented by two adjacent side of the parallelogram, then the area of parallelogram is equal to a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। तो एरिया किसके बराबर होगा, a क्रॉस b हमारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1, ठीक है। दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए, किसके लिए, ट्राइंगल के लिए। अगर ये दोनों वेक्टर ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होते तो फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस होता, तो उसको भी देखते हैं हम। ये ऊपर डायग्राम बना हुआ है, तो एस पी क्यू वाला जो ट्राइंगल है इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एस पी क्यू, तो एस पी क्यू वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं, तो इसमें जो है ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो आपको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है भैया, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो अब मुझे बेस तो पता ही है उस फिगर में, पी क्यू बेस ए के बराबर है, लेकिन और हाइट भी हम निकाल चुके हैं अभी, ये एच जो है ये हाइट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ट्राइंगल की, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें मेरे पास हैं, तो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को डाल के देखते हैं। तो इसको 1 डाल देते हैं हम फिलहाल, सपोज करो ये इक्वेशन, अरे दिल बन गया भाई ये तो, ठीक है, ये 1 हो गई इक्वेशन। तो ये हो गया हाफ बेस है मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है, और हाइट हमने निकाली है अभी बी साइन थीटा, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो अब बी साइन थीटा से अगर मैं साइन थीटा को हटाता हूँ तो मैं ए इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ से एक और चीज़ पता चल गई हमें, क्या चीज़ पता चल गई, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, अगर वो दो वेक्टर किसी ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो और आप अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट उनका एरिया, उस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट मैं दोबारा से लिख सकता हूँ एक, क्या, इफ़ टू वेक्टर्स A vector and B vector are represented by the two adjacent side of the, अरे ये क्या हो गया भाई, वो गलती से बटन प्रेस हो गया, if two vectors A vector and B vector are
represented by the two sides of the triangle then the area of triangle is equal to a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर उनका एरिया होगा। ठीक है, तो ये थी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने ऊपर बता दी कुछ फॉर्मूलों को दिखा के आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, और ये था मेरा कौन सा पॉइंट था, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहे थे हम, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। तो आइए, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो कॉम्यूटेटिव होता था। तो आइए इसको भी देखते हैं कि यह कॉम्यूटेटिव होता है कि नहीं। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हुआ है कहीं पे, तो आप उसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आप नहीं लिख सकते उसे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आप उसे बस एक शर्त पे ही बराबर रख सकते हो, जब क्या हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा हो, ये बराबर हो सकता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, जब आप इसकी जो डायरेक्शन है उसमें यहाँ माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, तब ये बराबर हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का ही तो फर्क आता है, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। जैसे ए क्रॉस बी ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी साइन थीटा, और अगर बी क्रॉस ए ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन दोनों का जो एन कैप होगा यूनिट वेक्टर वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया अपना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी नहीं होगा, इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, इसका क्या मतलब हुआ, तो वो होते थे डॉट प्रोडक्ट होता था, बट ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देख लो। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर, या हम एक चीज़ और मैं इसमें बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, बट यहाँ लिख देता हूँ मैं ढंग से, एक लाइन लिख देते हैं, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव इफ द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ देखो, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है जब उनका ऑर्डर स्ट्रिक्टली मेंटेन रखा जाए। जैसे मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो अगर इनकी डायरेक्शन को कुछ चेंज ना किया जाए, अब आपको ये तो पता है ना कि जो बी प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है इसको मैं सी प्लस बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एडिशन क्या होता है, वो कॉम्यूटेटिव होता है ना। एडिशन ऑफ टू वेक्टर कॉम्यूटेटिव होता है, आप बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए आपने बी प्लस सी को सॉल्व करने की जगह पहले सी प्लस बी सॉल्व किया और फिर उसके साथ ए क्रॉस लिया, तो फिर आंसर गलत आएगा आपका। ठीक है, वो सेम नहीं आएगा। तो अगर ये इसके बराबर होगा, अगर आप स्ट्रिक्टली मेंटेन का मतलब हो गया आप ए के साथ क्रॉस ले लो, बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों को, बट चेंज नहीं करना है आपको किसी को भी। ठीक है, ए क्रॉस सी, तो ये चीज़ बराबर होगी। अब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट जो ऑर्डर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमेशा वैल्यू फिर बराबर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, फिफ्थ पॉइंट। तो हमने पढ़ा था कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि ये कब मैक्सिमम आएगा ए क्रॉस बी और कब मिनिमम आएगा। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड करेगी एंगल पे, दोनों वेक्टर के बीच में। ठीक है, जो भी एंगल होगा। तो अब ज़रा इसे ध्यान से समझते हैं। तो दो केस यहाँ पर स्टडी करते हैं। केस वन कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू, अब जब मुझे बताओ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 पर होता है। तो यानी कि जब थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 ले लूँ, तो उस समय देखो क्या वैल्यू आएगी ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी
वेक्टर इक्वल टू आएगा ए बी साइन 90, और आप जानते हो साइन 90 1 होता है, तो यानी कि ए क्रॉस बी उस समय मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मैक्स, और वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ये मैग्नीट्यूड है ए बी वेक्टर के, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, अब साइन थीटा का 90 मतलब थीटा एंगल का 90 डिग्री होने का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, तो इसको भी समझ लो। थीटा अगर 90 डिग्री है तो यानी कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से कैसे होंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो सपोज करो ये अगर ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा ये वाला, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तभी पॉसिबल है वो ए बी मैग्नीट्यूड आए, उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आए। ठीक है, इसी तरह से ये केस 1 था। अब केस 2 को स्टडी कर लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ज़रा 0 डिग्री पे कैलकुलेट करके देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0। तो साइन 0 तो 0 होता है, सबको पता है, तो यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। यानी कि इस कंडीशन में जो ए क्रॉस बी आएगा वो आपका मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ मैं मिनिमम लिख देता हूँ। तो अब ये मिनिमम साइन 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल है दोनों के बीच। तो जब दो चीज़ों के बीच 0 डिग्री का एंगल होगा तो वो एक दूसरे से कैसे होंगे, वो पैरेलल होंगे, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं तभी 0 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका अगर आप क्रॉस लेते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि और आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो इसको, कैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है इस समय, पैरेलल है, तो वो एडजेसेंट साइड बना ही नहीं पाएंगे पैरेललोग्राम की। तो उस कंडीशन में पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालोगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या शो करता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें जब एंगल पता चल ही गए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या करते हैं कि ऑर्थोगोनल जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे आई कैप, जे कैप, के कैप, उनके क्रॉस निकाल के देखते हैं आपस में कि वो कितने आते हैं, और वहाँ से हमें एक रिजल्टेंट भी पता चलेगा, एक फॉर्मूला भी पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप जानते हो 3 डायमेंशन होती हैं, x, और ये होती है y, और ये होती है z। अब इनके ही अलोंग मैं यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारा पहला यूनिट वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं आई कैप, और ये हमारा दूसरा यूनिट वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं जे कैप, और ये z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं हम के कैप। ठीक है, और हमें पता है ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं तीनों के तीनों। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये ऐसे और ये वाला ऐसे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आइए अब ज़रा इनके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखते हैं और क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं ले रहा हूँ आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों, ये रहा मेरा आई कैप और ये रहा मेरा जे कैप, अगर मैं इन दोनों का क्रॉस लूँगा तो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। और ऊपर हमने अभी देखा था कि जब 90 डिग्री होता है थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, यानी ए भी निकल के आता है। ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू तो 1 आएगी, लेकिन उस 1 के साथ कोई डायरेक्शन आ रही होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करेंगे। तो जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो इसको ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, कुछ ये इस तरीके से है। ठीक है, तो अभी मैं अपनी साइड से देख रहा हूँ इसको, तो ये मेरा, ये वाला जो है ये मेरा आई कैप है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये मेरा जे कैप है। अब मैं इसका इसके साथ क्रॉस ले रहा हूँ, तो मैं अपने हाथ की फिंगर्स को कैसे रखूँगा, ऐसे इसके अलॉन्ग रखूँगा लाइक दिस। ये आई कैप है ना, और इस वाले वेक्टर के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मैं अपनी फिंगर को ऐसे फोल्ड करूँगा। तो मेरा अंगूठा देखो किसकी डायरेक्शन में आया, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन में आया, और ये वाला कौन सा वेक्टर है, ये है के कैप। तो यानी कि आई क्रॉस जे करूँगा तो ये तो यूनिट वेक्टर होता है, इनका मैग्नीट्यूड तो आएगा 1 × 1। ठीक है ना, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू 1 × 1, और जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी अलॉन्ग के कैप। ठीक है, अलॉन्ग के कैप। तो इसको ओवरऑल मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ओवरऑल अगर मैं लिखूँगा तो इसे 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी, 1 × 1, तो ये के कैप आएगा मेरा आंसर। ठीक है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। क्लियर है। इसी तरह अगर मैं जेड कैप क्रॉस के कैप लूँ तो जो उसका जो आंसर आएगा वो आई कैप आएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे करके खुद से भी निकाल के देख सकते हो, और मेरा मानना तो यह है कि आप खुद से करके देखना, ऐसे 3 एक्सिस लगा के, 3 पैनों को ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा के, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मुझे जे क्रॉस के लेना है, तो जे ये रहा मेरा वाई एक्सिस के अलोंग।
ठीक है। और के मेरा ये रहा, मेरी तरफ ही आ रहा है, ये वाला मार्कर मेरी तरफ आ रहा है ना, तो मुझे इसका इसके साथ क्रॉस लेना है, तो मैं अपने फिंगर को इसकी तरफ रखूँगा, ठीक है। मैं अपनी फिंगर को इसकी तरफ रखूँगा इस तरीके से, और इसकी तरफ मुझे क्रॉस लेना है, तो मैं इन अपनी फिंगर्स को अपनी तरफ फोल्ड करूँगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मेरी तरफ है ना, तो इस तरीके से। तो अंगूठा किसकी तरफ आया, इस वाले वेक्टर की साइड, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, आई कैप, और वही आ भी रहा है, देखो आई कैप। तो इस तरीके से आप तीनों की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, और ये आपको याद कर लेना है, एक बार खुद से करके देख लेना, हाँ हो रहा है कि नहीं, और फिर जब पता चल जाए तो फिर आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी है कि हाँ ये के क्रॉस जे क्रॉस के लेंगे तो वो आई कैप आएगा। और इसी तरह अगर मैं के क्रॉस आई कैप करूँगा तो जो डायरेक्शन आएगी वो जे कैप के अलोंग आएगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये तो हाँ एक चीज़ और है इसमें, जैसे ये तो हमने कर लिया, लेकिन अगर उल्टा करते हैं हम, आई क्रॉस जे की जगह अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करूँ तो क्या आएगा, तो फिर वो माइनस के कैप आएगा। डायरेक्शन दोनों तरफ होती है ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इधर साइड पॉजिटिव एक्सिस है, इधर साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस है, इधर साइड पॉजिटिव जेड एक्सिस है और पीछे की साइड नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर आप जे क्रॉस आई करते हो तो वो के कैप के इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर आप के क्रॉस जे करते हो, यानी उल्टा रिवर्स जा रहे हैं हम, ठीक है, तो फिर आंसर निगेटिव में आएंगे। और यहाँ पर अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप करते हो तो वो माइनस जे कैप के इक्वल आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। वहीं चलिए अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर क्या करें हम सेम यूनिट वेक्टर की क्रॉस निकालें तो क्या होगा, अगर आई कैप क्रॉस आई कैप करें तो क्या होगा। तो जब आप आई क्रॉस आई करोगे तो ज़रा मुझे बताओ, आई वेक्टर भी ये रहा मेरा, और दोबारा से आई वेक्टर भी इसी के ऊपर आएगा, यानी कि इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो एंगल थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी, और थीटा जीरो होता है तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना आता है, मिनिमम आता है, और उसकी वैल्यू जीरो रहती है, ठीक है, यानी ये जीरो आएगा। इसी तरह अगर जे क्रॉस जे कर दूँ तो वो भी जीरो ही आएगा, और अगर के क्रॉस के ले लूँ तो वो भी ज़ीरो आएगा, यानी कि ये तीनों की वैल्यू क्या रहती है, ज़ीरो रहती है क्रॉस में, ठीक है। जबकि डॉट में ऐसा नहीं होता है, डॉट में आई डॉट आई लेते हो आप तो वो 1 के इक्वल होता है, वहाँ जीरो कब होता है, जब परपेंडिकुलर होते हैं, तब अगर डॉट लोगे तो वो जीरो आता है, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है फिज़िक्स के लिए। तो ये हो गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये एक कवर हो गया। 7वां पॉइंट देखो, अब हम क्रॉस करके निकालते हैं। अगर हमें कोई दो वेक्टर 3 डायमेंशन में गिवन है तो हम उनका क्रॉस किस तरह से निकालते हैं, तो वहाँ पर हम डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करते हैं उसे, ठीक है। आप मैथमेटिक्स में अभी डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करना सीखोगे अगर आप 12th क्लास में हो, लेकिन अगर आप 11th क्लास में हो तो 11th क्लास की मैथ में नहीं है ये सब, तो आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट तो मैंने समझा दिया था कि अगर दो वेक्टर कहाँ हो, ये है, अगर डॉट प्रोडक्ट इन 3D स्पेस, अगर दो डॉट प्रोडक्ट लेना हो मुझे टू वेक्टर्स का जो कि कहाँ हो, 3D स्पेस में हो, यानी कि ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स की फॉर्म में हो, तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले पाओगे इस तरीके से, उसके लिए आपको एक मेथड अपनाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सपोज़ करो कि यहाँ मैं दो वेक्टर बना देता हूँ सबसे पहले। तो सपोज़ करो कि ये तो हो गई भैया आपकी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ये हो गया, लेट्स से दिस इज़ बी वेक्टर, और ये था आपका ए वेक्टर, लेट्स से दिस इज़ ए वेक्टर। और यहाँ पर इन दोनों ही वेक्टर्स की जो वैल्यू है वो थी, सपोज़ करो इसकी है ए एक्स आई कैप कॉमा ए वाई जे कैप कॉमा ए जेड के कैप, और इस वाले वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन है 3D स्पेस में। तो हम ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन 3D स्पेस, या फिर ऐसे बोल दो इन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करें हम, तो इसके लिए एक मेथड है, जैसे अगर सपोज़ करो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है,
ठीक है। तो मुझे ना डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो देखो इस तरीके से बनाते हैं डिटर्मिनेंट। मैं लिखूँगा आई कैप जे कैप के कैप, और इस तरीके से एक लाइन खींचूंगा दोनों साइड, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट बना के कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ए वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स लिख देंगे। वो क्या क्या हैं, तो ए एक्स आई कैप के नीचे आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप के नीचे जे कैप का मैग्नीट्यूड, और इसी तरह से, ठीक है। तो ए एक्स ए वाई ए जेड हो जाएगा, और इसी तरह से बी सेकेंड वाला जिसके साथ क्रॉस लेना है उसको नीचे लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले जैसे आई आएगा सबसे पहले, ठीक है, तो आई की कॉलम और आई की रो दोनों को हमें छुपा लेना है, ठीक है। ये दोनों को छुपा लिया हमने, तो ये 4 वैल्यूज़ बचेंगी, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या आता है। तो ये तो हमने छुपा लिए इधर वाले, तो अब इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगी ए वाई बी जेड। तो सबसे पहले इन दोनों की करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों की करेंगे, ठीक है। तो ए वाई बी जेड माइनस लगाएंगे बीच में हमेशा, और ए जेड बी वाई ब्रैकेट और आई कैप, ठीक है। वहाँ पर जब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वहाँ पर स्केलर क्वांटिटी आती थी, तो आई जे के कैप में आंसर नहीं आता था, लेकिन यहाँ आएगा क्योंकि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। अब आई का काम तो हो गया, तो अब देखो अब जे के लिए करेंगे। तो जे के लिए कैसे करोगे, जे की कॉलम को छुपा लेंगे और जे वाली रो को छुपा लेंगे, ठीक है। तो अब ये 4 बचे, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या आएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ लगाएंगे बीच में माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आता है। फिर लिखेंगे ए एक्स बी जेड माइनस ए वाई बी एक्स इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं इधर से लिखता हूँ ताकि एक लाइन में आ जाए पूरा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, अब के कैप के लिए लिखेंगे तो के वाली कॉलम को छुपा लेते हैं और के वाली रो को छुपा लेते हैं। तो ये 4 बचे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो सिंपल ही है प्रोसेस, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा अब, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स मल्टीप्लाई बाय के कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। तो जब भी आपको 2 वेक्टर दे रखे हो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट की फॉर्म में, तो आपको इसी तरीके से डिटर्मिनेंट बना के उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अदरवाइज डायरेक्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही आएगा आंसर हमेशा, ठीक है। तो 2 वेक्टर का समझ गए, 3 वालों का ये हो गया कंपोनेंट की फॉर्म में। अब चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या हो सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, 8 पॉइंट क्या हो सकता है। अब कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं, या उससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, इफ़ a unit vector is perpendicular to a vector as well as b vector, then जो यूनिट वेक्टर एन कैप होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमेशा इसके बराबर इस एन कैप की वैल्यू होगी। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है एक, ठीक है। 9th पॉइंट, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along the direction of b vector is, if को हटा देते हैं तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, मतलब किसके बराबर होगा। अब ये क्या बोल गए सर, समझ में नहीं आया। ये क्या है कि मतलब सपोज करो ये ए वेक्टर था मेरा, ठीक है, और ये मेरा था बी वेक्टर। तो अब मुझे ए वेक्टर के अलॉन्ग इसका प्रोजेक्शन लेना है, बी वेक्टर के अलॉन्ग ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन क्या होता है वो भी समझ लो। इस ए वेक्टर से बता चुका हूँ मैं ऊपर, इस ए वेक्टर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर। अब ये जहाँ पर इस बी वेक्टर को कट करेगा तो ये वाला जो वेक्टर बना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, ये प्रोजेक्शन कहलाएगा ए वेक्टर का अलॉन्ग बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ये हमने डॉट प्रोडक्ट में करा भी था, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का, वो कैसे निकालेंगे तो वो समझ लो यहाँ पे। तो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो आएगा कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ए क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये बी क्या होता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उन्हीं को तो हमने ए और बी बोला है। यहाँ लिख भी देता हूँ, तुम लोग समझ नहीं पाओगे वरना। ये मेरा बी वेक्टर था ना, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बी के बराबर। इसी तरह ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ इस ट्राइंगल से ज़रा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम। तो सपोज करो ओ पी क्यू, इसको नाम दे देते हैं, और यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ले लेते हैं। तो कॉस थीटा आएगा हमारा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी ओ क्यू अपॉन, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ओ क्यू अपॉन ए, है ना। ए वेक्टर आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए। तो यहाँ से हमने कॉस थीटा निकाल लिया, और कॉस थीटा किसके बराबर आया, कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू अपॉन ए, और ए क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इससे ये तो कट गए, दोनों मैग्नीट्यूड सेम सेम, है ना। तो यहाँ से ओ क्यू की जो वैल्यू आई हमारी फाइनल, वो आई ओ क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या ओनली बी भी लिख सकते हो। तो ये बना मेरा प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, यानी कि ये ओ क्यू, इसी को तो प्रोजेक्शन बोल रहे हैं हम ओ क्यू को। तो देखो ओ क्यू इतने के बराबर आया, यानी कि ये प्रोजेक्शन है हमारा। तो ए वेक्टर के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन होगा, बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर के अलॉन्ग, वो हमेशा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट। आइए एक दो और पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये हो सकता है इंपॉर्टेंट कि इफ़ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर हैं तीन वेक्टर आपस में, देन ऑलवेज ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये हमेशा ज़ीरो आता है अगर तीन वेक्टर क्या है, कोप्लेनर हैं, एक प्लेन के अंदर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, लास्ट। इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है, ठीक है, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है, ज़ीरो वेक्टर के, देन ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, ठीक है। ये कौन से होंगे, कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अगर a प्लस बी सी वेक्टर के बराबर है और सी वेक्टर ज़ीरो के बराबर है, तो ये क्या होगा, ये कौन से होंगे, ये कोप्लेनर होंगे हमेशा, ठीक है, तीनों वेक्टर आपस में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पर आई थिंक ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ख़त्म हो जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। और यहाँ पर आपका जो वेक्टर का सारा है फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट, हमने सब्ट्रैक्शन, हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा सबसे पहले, ठीक है। वेक्टर के टाइप्स पढ़े, फिर वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, उनका एडिशन सीखा, ठीक है, फिर उनका सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन सीखी। डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो डिवीजन हमें नहीं करनी है। तो आपको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब करना आना चाहिए वेक्टर का। तो वेक्टर काफ़ी अच्छा पोर्शन कवर करता है, और आपको एनसीईआरटी में मिलेगा भी नहीं वेक्टर कहीं पे, लेकिन टीचर इनको सॉल्व करवाते हैं, बताते हैं, मतलब इनको बताना ही पड़ता है, बिना इसको बताए काम चलता नहीं है फिज़िक्स में। तो आई होप आपने ये अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे तो एक कमेंट ज़रूर करना वीडियो पे, है ना। ये 5 आवर अगर आपने दे दिए, 1-1 घंटा रोज़ भी पढ़ लोगे, तो आपका ये वेक्टर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कंप्लीट नोट्स हैं ये पूरे। तो ये चाहोगे तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जा करके इसको वहाँ पर ज्वाइन करना होगा, और ज्वाइन करके ये आपको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। ये पूरा आपको वेक्टर के नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो देखते देखते, मेरी मानो तो आप खुद से लिख के इनको बनाना, समझना खुद से, और कोई डाउट बनता है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो आप। कमेंट मैं चेक करता ही हूँ, तो वहाँ पर भी मैं डाउट देख लेता हूँ, और कुछ मुझसे ऑफलाइन पूछ लेते तो मैं वहाँ बता देता हूँ उन्हें। और जो डाउट बने थे 1-2 बीच में बच्चों के, वो मैंने इसमें बता भी दिए थे, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको सब कुछ अच्छे से मैंने जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ रहा होगा आपके लिए कि जो चीज़ समझ में ना आई हो, लेकिन इतना पोर्शन आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप वेक्टर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स में लेकर के आऊँगा एक वीडियो में। तो देखो थ्योरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया वेक्टर का, ठीक है। अब हम वेक्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं वो हम करेंगे। तो वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस, जिसमें वेक्टर से रिलेटेड ही सवाल होंगे, ठीक है।
वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक करना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना वेक्टर का, ठीक है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो वो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं इनकी वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।